हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किए थे अपने सॉल्वेंसी रेशियोज के दो टाइप्स, टाइप 2 and 3, दैट इज प्रोप्राइटरी रेशियो एंड डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्वेंसी रेशियो का फोर्थ टाइप, ठीक है, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। तो इस टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो में क्या है, दिस रेशियो मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ कवरेज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स बाय एसेट्स। ठीक है, ये रेशियो में क्या, हमें इस जब कैलकुलेट करते हैं तो इससे क्या पता चलता है, इस रेशियो से हमें इससे ये पता चलता है कि हमारे जो एसेट्स हैं वो डेब्ट को कितना कवर करते हैं। एसेट हमारी क्या है, हमारी खुद की प्रॉपर्टी है, और डेब्ट क्या है, जो हमने उधार लिया है। तो जो लेंडर्स हैं जो हमें डेब्ट देंगे वो क्या क्या चाहेंगे कि कंपनी के एसेट्स इतने हैं कि वो हमारा फ्यूचर में डेब्ट पे कर पाए, क्योंकि जो डेब्ट होगा पे वो किस में होगा, हमारी एसेट से पे होगा। बैंक और कैश में हम किसी का डेब्ट पे करेंगे तो किससे करेंगे, हम एसेट से करेंगे ना। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो क्यों निकाली जाती है कि हमारे जो डेब्ट्स हैं, हमारे जो एसेट्स हैं, क्या वो लॉन्ग टर्म डेट को पूरी तरह कवर कर रहे हैं। अगर कवर कर रहे हैं तो हमारी रेशो अच्छी आएगी, और अगर नहीं कर रहे हैं तो हमारी रेशो इन मतलब सही नहीं होगी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है इसका, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो, टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट्स। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है क्या निकालने का, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो निकालने का। अब टोटल एसेट्स में हमारी कौन कौन सी एसेट्स आएंगी, जो हमने पिछले कंसेप्ट में पढ़ी थी, पिछले सेशन में, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, इन दोनों को ऐड करेंगे, किसको, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को। नॉन करंट एसेट्स में हमारी क्या आएगी, एक फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल और इंटेंजिबल। ठीक है, तीसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ये हमने पिछले सेशन में भी सेम यही चीज़ पढ़ी थी कि टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, और करंट एसेट्स हम ऐड करेंगे टोटल एसेट्स निकालने के लिए, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट में क्या होता है, हमारी बैलेंस शीट जो होता है उसमें क्या, एक तो होता है नॉन करंट एसेट्स और एक होता है करंट एसेट्स। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर ही हम क्या निकलता है, हमारा टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स निकलता है, यहाँ बैलेंस आता है हमारा। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट्स की आइटम कौन सी थी, ये चार, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और करंट एसेट्स की जो ये है, इसकी क्या है हमारी, क्या क्या आते हैं इसमें, करंट इन्वेस्टमेंट जो छोटा हमने करंट इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इन्वेंट्रीज, इसमें क्या होगा, स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स भी इंक्लूड होंगे हमारे करंट एसेट्स में। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या आते हैं हमारे, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड बैंक, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, जो हमने शॉर्ट टर्म के लिए किसी को लोन एडवांस किया हुआ है, अदर करंट एसेट्स जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये हम टोटल एसेट्स निकालने के लिए करते हैं। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हम कैसे निकालते हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स निकालने के लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इस रेशो का हाई होना अच्छा है और लो होना बेकार है। क्यों, हम देखते हैं, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट सपोज हमारे टोटल एसेट्स हैं कितने, 5 लाख रुपीज़ टोटल एसेट्स हो गए, टोटल एसेट्स। ठीक है, और हमने जो लॉन्ग टर्म डेब्ट लिया हुआ है, लेट सपोज हमने लिया है 2 लाख का। ठीक है, तो 2 लाख का डेब्ट पे करने के लिए, ये क्या है, लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म, ये हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट है। तो जो हमने ये लॉन्ग टर्म डेब्ट लिया हुआ है 2 लाख का, वो हमारा फुल्ली सिक्योर्ड है, किससे, टोटल एसेट्स से। तो हमारे लेंडर्स को कोई भी परेशानी नहीं होगी हमें लोन देने में, क्योंकि हमारे 5 लाख के ऑलरेडी एसेट्स हमारे पास हैं। क्योंकि एसेट्स, टोटल एसेट्स में क्या आएगा हमारा, कैश, बैंक, हम डेब्ट किससे पे करेंगे, बाय सेलिंग अवर एसेट्स, अपने एसेट्स को बेचकर या अपने एसेट्स के थ्रू। ठीक है, तो कैश बैंक है हमारे पास, तो हम लिक्विड एसेट से ही अपने जो लैंड, हमारे जो लेंडर से लॉन्ग टर्म डेब्ट जिसने हमें दिया है उसको पे कर देंगे। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा, अब देखो 5 लाख रुपए हमारा क्या है, टोटल डेब्ट, टोटल एसेट्स है, और 2 लाख की वह हमने लोन लिया हुआ है। ठीक है, तो अब कितनी रेशो आएगी ऐसे निकालने के बाद,
ये आएगी हमारी 2.5 रेशो आ रही है। ठीक है, अब जितना ज़्यादा एसेट्स बढ़ेंगे, लेट सपोज 10 लाख एसेट्स है हमारे पास, तो 2 लाख से हम डिवाइड करेंगे 10 लाख को तो कितना आएगा 5। तो जितना हमारा ये एसेट वो इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब हम बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड हैं। 5 रेशो हो रहे हैं तो और भी बढ़िया है, 2.5 है तो थोड़ा कम बढ़िया है, 5 रेशो है उससे ऊपर 10 रेशो हो रही है तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारा एक्चुअल में डेप्ट क्या है, कम है और एसेट्स ज़्यादा है उसको सिक्योर करने के लिए। अगर इसका अपोजिट सिचुएशन हो गई कि हमारे पास टोटल एसेट्स केवल 2 लाख है और डेप्ट लिया हुआ है 5 लाख का, तो क्या होगा हमारी रेशो आएगी 0.4:1। तो ये क्या है, कंपनी के लिए रिस्की सिचुएशन कि पे करना है 5 लाख और केवल एसेट्स हैं 2 लाख। तो ये कंपनी के लिए भी रिस्की और लेंडर्स के जिसने हमें लोन दिया है उसके लिए भी रिस्की है। ठीक है, तो इसकी हाई रेशो बेटर है फॉर कंपनी एज वेल एज फॉर लेंडर्स जिसने हमें लोन दिया है, और जो अगर लो है ये तो कंपनी के लिए भी रिस्की है और लेंडर्स के लिए भी रिस्की है। तो इस रेशो में हमें क्या देखना है कि हमारे जो एसेट्स हैं वो कितने गुना ज़्यादा हैं हमारे लोन से। ठीक है, लेट सपोज मेरे ये एसेट्स हैं, ठीक है, लेकिन लोन मुझे पे करना है केवल इतना। जैसे यहाँ पे बताया 5:1, एसेट्स मेरे पास 5 गुना ज़्यादा हैं लोन के। लोन है केवल 1 लाख और वो क्या है मेरे पास एसेट्स 5 लाख। तो इस इतने डेप्ट के लिए इतना डेप्ट पे करने के लिए मेरे पास बहुत एसेट्स है, बतेरे एसेट्स हैं। तो मेरा जो ये डेप्ट है, जो मैंने लॉन्ग टर्म डेप्ट लिया हुआ है, और ये जो मेरी एसेट्स है, ये मेरा लॉन्ग टर्म डेप्ट जो मुझे पे करना है, ये फुल्ली सिक्योर्ड है बाय एसेट्स। तो जो जो लैंडर्स हमको लोन देंगे कंपनी को, तो वो देखेंगे कंपनी के एसेट्स इनफ हैं मेरा लोन पे करने के लिए। ठीक है, तो कंपनी को भी सिक्योर्ड है कंपनी भी कि हमारे पास इतने एसेट्स हैं लेंडर्स का लोन पे करने के लिए, और लेंडर्स भी सिक्योर्ड है कि कंपनी के पास इतने एसेट्स हैं उसका लोन पे करने के लिए। मुझे होप है कि आपको ये रेशो समझ में आ गई होगी कि टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो हम क्यों निकालते हैं, कि हमारे जो एसेट्स हैं वो इतने हैं कि हमारा डेप्ट पे हो जाए, क्योंकि ये हमारे क्या है एसेट्स, ये हमारी खुद की चीज़ है, और ये डेप्ट क्या है लाइबिलिटी जो हमें पे करनी है फ्यूचर में। ठीक है, तो लाइबिलिटी किससे पे होगी, एसेट से। ठीक है, तो बस हम ये एक मेज़र देख रहे हैं, ये एक मेज़र है, ये रेशो एक मेज़र है क्या, कि हम जो लाइबिलिटी हमें पे करनी है क्या वो हमारे पास उतने एसेट्स हैं उस लाइबिलिटी को पे करने के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन पार्ट ऑफ जो हमने पिछले सेशन में जो रेशोज़ पढ़ी थी और आज जो हमने रेशो पढ़ी है उसके ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करेंगे अब अब हमारे सामने क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द डेप्ट इक्विटी रेशो। एक पूछा है हमसे डेप्ट इक्विटी रेशो, दूसरा टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो, सेकंड ये पूछा है, थर्ड प्रोप्राइटरी रेशो, फोर्थ डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। 4 चीज़ें हमसे ये पूछी हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें क्या दी हुई है, आइटम्स दी हुई है, बैलेंस शीट दी हुई है। इसमें शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट्स दिए हुए हैं। तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पर हमें क्या निकालना है, अपनी रेशोज कैलकुलेट करनी है। तो अब हमसे सबसे पहला रेशो पूछा है डेप्ट इक्विटी रेशो। डेप्ट इक्विटी रेशो हम निकालेंगे कैसे, हमने पहले सेशन में जो क्वेश्चन पर जब किया था तो सबसे पहला क्या था, डेप्ट इक्विटी रेशो इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेप्ट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड्स। ये हमारा फॉर्मूला था। अब क्वेश्चन में हमें क्या कर रखा है, लॉन्ग टर्म डेप्ट ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको सीधे इसको ले लेंगे, तो कितना आ गया ये 1,50,000। क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म डेप्ट लेते हैं हम, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये लेते हैं। वैसे तो हमने क्या किया था पिछले सेशन में, 3 मेथड पढ़े थे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, अब प्रोविजंस भी नहीं दे रखा है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं दे रखी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दी हुई है, केवल ये दिया हुआ है, तो हम इसी को ले लेंगे। दूसरा मेथड भी हम निकाल सकते हैं टोटल डेप्ट्स में से। अब टोटल डेप्ट क्या है, 7 लाख दिया हुआ है, 7 लाख में से
टोटल डेप्ट जो है वो कितना है, 2 लाख, ठीक है, 1.5 लाख प्लस 50,000, 2 लाख का टोटल डेप्ट है। उसमें से अगर हम 50,000 शॉर्ट टर्म डेप्ट घटा देंगे तो फिर भी क्या आएगा, हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट ही आएगा, ठीक है। तो हमें सिंपली दिया हुआ है तो हम वो ही ले लेंगे, 1,50,000। अब शेयर होल्डर फंड क्या होता है, हमारा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 लाख प्लस 1 लाख, तो कितना हो गया हमारा ये, 5 लाख, 5 लैक्स। शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो कितना आ गई है, 1,50,000 डिवाइड बाय 5 लाख, 0.3:1, ये होगी हमारी डेप्ट इक्विटी रेशो। अब सेकंड हमें निकालनी है कौन सी, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो, ये हमें निकालनी है सेकंड नंबर पर। तो सेकंड नंबर पर टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो, इसका फॉर्मूला हमने अभी जस्ट पढ़ा इसी सेशन में, टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट्स। क्या है, टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट्स। इस फॉर्मूले को बहुत ही सही तरह से हमें पहचानना है, क्योंकि हम यहाँ पे सीधे डेप्ट लिखेंगे तो डेप्ट्स में दोनों आ जाते हैं डेप्ट्स, ठीक है, शॉर्ट टर्म भी लॉन्ग टर्म भी, लेकिन हमें स्पेशली फॉर्मूले में वही लिखना है जो जोन सा डेप्ट है। लॉन्ग टर्म डेप्ट है फॉर्मूले में तो हम लॉन्ग टर्म डेप्ट ही लेंगे। टोटल एसेट्स कितनी है हमारी, 7 लाख, तो कितनी हो गई, 7 लाख डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना है हमारा, केवल लॉन्ग टर्म 1,50,000, 1,50,000। तो हम 1 लाख इसको डिवाइड करेंगे, 7 लाख डिवाइड बाई 1,50,000, तो कितना आ गया हमारा ये, 4.67:1, ये आ गया हमारा टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो। हमने यहाँ पे क्या करा, सिंपली हमने डायरेक्ट कैलकुलेशन देख ली, टोटल एसेट्स 7 लाख दिया हुआ है। एग्जाम में हम क्या करें, हम टोटल एसेट्स दिया हुआ है 7 लाख और हम टोटल एसेट्स लिखें और नीचे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लिखें 1,50,000, तो क्या होगा हमारा, फिर हम इसको कैलकुलेट कर दें यहाँ पे। नाउ अब हमारी थर्ड रेशो जो हमें निकालनी है वो है प्रोप्राइटरी रेशो। ये भी हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था, प्रोप्राइटरी रेशो कैसे निकालते हैं। प्रोप्राइटरी रेशो जो होती है हमारी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स, यही हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। प्रोप्राइटरी रेशो इज इक्वल्स टू प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। पहले फॉर्मूला लिखना है एग्जाम में, उसके बाद ही फिगर्स डालनी है, डायरेक्ट फिगर्स नहीं लिखनी है। प्रोप्राइटर्स फंड कितना है हमारा, शेयर होल्डर फंड जिसे कहते हैं, 4 लाख प्लस 1 लाख, ठीक है, 5 लैक्स हो गया। क्योंकि प्रोप्राइटर्स फंड में जो था हमारे, हम लाइबिलिटी अप्रोच से निकाल रहे हैं इसको, तो लाइबिलिटी अप्रोच से हमने क्या देखा है कि शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल दी हुई है और रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करना है। तो रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 लाख प्लस 1 लाख, 5 लाख आ गया, डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कितने हैं हमारे, 7 लाख, तो ये आ गया हमारा 0.71:1, ये आ गया हमारा आंसर। ये हमारी थर्ड रेशो हमने निकाली। एंड द लास्ट फोर्थ रेशो इज डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो हमें निकालनी है। तो इस रेशो का जो फॉर्मूला है, हमने क्या पढ़ा था पिछले सेशन में, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। इसका फॉर्मूला अगर हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, नेट एसेट्स, क्योंकि टोटल एसेट्स में से जब हम करंट लायबिलिटीज़ घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड बचेगा, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है हमारा, लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड शेयर होल्डर फंड, और टोटल लायबिलिटी साइड हमारी किससे बनती है, लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस शेयर होल्डर फंड प्लस करंट लायबिलिटीज से बनती है। तो हमने टोटल लायबिलिटी साइड में से अगर करंट लायबिलिटीज घटा देंगे, टोटल लायबिलिटीज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स, ठीक है। तो टोटल हमने यहाँ पे रेफरेंस किसका ले लिया है, टोटल एसेट्स का ले लिया है। टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल लायबिलिटीज में से भी अगर करंट लायबिलिटीज घटाएंगे तो भी क्या बनेगा हमारे पास, लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस शेयर होल्डर फंड, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड बचेगा हमारे पास। तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे अपना
फोर्थ पार्ट है हमारा, डेट इज डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो क्या फॉर्मूला था हमारा इसका, लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। और नेट एसेट्स, या तो हमको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा या नेट एसेट्स निकालने होंगे। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड शेयर होल्डर फंड। ठीक है, तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, 4 लाख प्लस 1 लाख 5 लाख प्लस 1 लाख 50,000, कितना हो गया 6 लाख 50,000। या हमारे पास दूसरा तरीका है, ये तो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को जोड़ दिया और प्लस शेयर होल्डर फंड को जोड़ दिया, तो हमारा 6,50,000 आ गया। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, करंट टोटल एसेट्स में से जो करंट लाइबिलिटीज़ है इसको घटाएंगे, 7 लाख में से अगर 50,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 6,50,000। तो दोनों मेथड से हमारा क्या आ रहा है, दोनों का बैलेंस क्या आ रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड से भी। अब देखो हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का हमारा शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, और नेट एसेट्स निकालने का हमारे पास क्या तरीका है, या तो टोटल एसेट्स, ठीक है, माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो अब देखो हम दोनों में से शेयर होल्डर फंड हमारे पास कितना है, शेयर होल्डर फंड है 5 लाख, तो ये कितना आ गया हमारा 5 लाख, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग से हमारे पास 1,50,000। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल हमारे पास कितना आ गया, इज इक्वल्स टू 5 लाख प्लस 1,50,000 6,50,000। एंड नेट एसेट्स निकालना है हमें, टोटल एसेट्स कितनी है हमारे पास 7 लाख, और करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है, करंट लाइबिलिटीज़ 50,000। तो 7 लाख ये हो गया और करंट लाइबिलिटीज़ है 50,000, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6,50,000। तो दोनों मेथड से देखो हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना है हमारा, लॉन्ग टर्म डेब्ट वही लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1,50,000। तो अब फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं इसको, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो कितना आ गया 1,50,000 डिवाइड बाय 6,50,000, ये आ जाएगी हमारी रेशियो, ये आ गई 0.23:1, दैट इज अवर आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमने 4 रेशियो अपनी कवर करी, डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, एंड प्रोप्राइटरी रेशियो, एंड डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। एक ही क्वेश्चन में हमारी 4 रेशियोज कवर हो गई हैं। नाउ आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन ये, द डेब्ट इक्विटी रेशियो ऑफ एक्स लिमिटेड इज 0.5:1। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डेब्ट इक्विटी रेशियो दे रखी है 0.5:1, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज डिक्रीज और नॉट चेंज द डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें 5 सर्कमस्टांसेस दिए हुए हैं, 5 सिचुएशंस दी हुई है, और पूछा है कि हर सिचुएशन में क्या हमारी ये डेब्ट इक्विटी रेशियो चेंज होगी, बढ़ेगी, घटेगी या उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि इन पांचों में हमें चेक करना है कि इन पांचों सिचुएशन में हमारी ये रेशियो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी और नॉट चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। सबसे पहले हम देखते हैं ये हमें क्या दे रखा है, डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो हम सबसे पहले डेब्ट इक्विटी रेशियो लिख लेते हैं यहाँ पे। डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना दिया है हमें 0.5/1। अब हम इसको क्या करते हैं, इसका एक अमाउंट बना लेते हैं, इसी रेशियो में एक अमाउंट बना लेते हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए। तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, ऊपर नीचे 1 लाख से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, 10,000 भी ले सकते हैं 1 लाख की जगह, लेकिन दोनों तरफ क्या होना चाहिए, एक ही अमाउंट से मल्टीप्लाई, ताकि हम इसको एक अमाउंट में कन्वर्ट करके फिर उस अमाउंट से ये पता लगा सकें कि हमारी जो रेशो है इंक्रीज हो रही है डिक्रीज। तो हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया 1 लाख से, तो यहाँ ऊपर करने पे क्या आएगा 50,000। ठीक है, और डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा 1 लाख। अब हम इसका अमाउंट का रेशो निकालेंगे तो कितना रेशो आएगा, वही आएगा 0.5:1। इसको हम यहाँ माइनस कर
ये 4 जीरो हटा देंगे तो फिर भी रेशो हमारी क्या निकल के आएगी 0.5:1। अब हमने क्या करा, उस रेशो के बदले में हमने एक अमाउंट बना लिया ताकि हम अपनी इन सिचुएशन को एनालाइज कर सकें। ठीक है, सबसे पहली सिचुएशन है फर्दर इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं तो सबसे पहली सिचुएशन में क्या होगा, इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं। अब हमारा क्या है, ये पार्ट है डेप्ट का। ठीक है, 5 लाख 50,000 डिवाइड बाय 1 लाख। ठीक है, अब लेट्स सपोज कंपनी ने 10,000 के अमाउंट का इक्विटी शेयर्स इशू किए। तो इक्विटी शेयर्स इशू करने की एंट्री क्या होती है, हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे पास पैसा आता है। ठीक है, अब इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो गई, हमारी बढ़ गई। तो जो इक्विटी का पार्ट है वो कितने से बढ़ जाएगा हमारा, ये 10,000 से हमने लिया है। ठीक है, ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि डेप्ट तो हमारा इंक्रीज ही नहीं हुआ, क्योंकि इक्विटी इशू की है इक्विटी शेयर्स और कैश आया है, कैश या बैंक। ठीक है, तो डेप्ट पे कोई इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ा हमारी इस ट्रांजेक्शन का, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स का। तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे 550,000 डिवाइड बाय 1,10,000। तो हमारी जो रेशो आ गई है 0.5:1। तो इससे हमारी देखो जो इक्विटी रेशो है, डेप्ट इक्विटी रेशो क्या हुई, 0.5:1 थी, 0.5 था इधर और यहाँ क्या रह गया 0.45। तो क्या हो गया, डिक्रीज हो गई हमारी इक्विटी रेशो, डेप्ट इक्विटी रेशो डिक्रीज हो गई इस केस में। ठीक है, क्योंकि हमने इक्विटी पार्ट हमारा बढ़ गया है, हमने और इक्विटी शेयर्स इशू किए, पहले से 1 लाख थे। ठीक है, और 10,000 के और इशू कर दिए हैं। तो ऊपर कोई डेप्ट, क्योंकि डेप्ट हमने कोई और इशू नहीं किया, हमने कोई डिबेंचर इशू नहीं किया, तो ऊपर वाले पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया। नीचे वाले हमने इक्विटी और इशू किए तो इसलिए नीचे वाला बढ़ गया। ठीक है, तो नीचे वाला जब जो डिनोमिनेटर है वो बढ़ गया तो हमारा रेशो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसमें डिक्रीज हो गई। सेकंड केस है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। अब कैश और डेटर्स, इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अब इससे है ना हमारे इस एंट्री से हमारे ना डेप्ट पे कोई फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि हमने किसी से कोई डेप्ट नहीं लिया। ठीक है, और ना हमारी इक्विटी बढ़ रही है इससे। तो इस ट्रांजैक्शन का हमारी डेप्ट और इक्विटी पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो सेकंड केस में क्या होगा, नो चेंज, क्योंकि हमें किस पे देखना, डेप्ट या इक्विटी। इस ट्रांजैक्शंस का कैश रिसीव फ्रॉम डेप्टर्स, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है हमारी ट्रांजैक्शन इस रेशो पर, तो कोई चेंज नहीं हुआ। सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस, कैश बेसिस पे हमने गुड्स सेल किया तो एंट्री क्या बनेगी, सेल्स टू कैश, सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस, सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो हमने क्या करा, गुड्स बेचा कैश बेसिस पर, तो सेल्स इफेक्ट हुआ और कैश इफेक्ट हुआ। डेप्ट और इक्विटी इन दोनों में से किसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, डेप्ट और इक्विटी पे। तो हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में भी हमारा नो चेंज। ठीक है, इस रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तीसरा है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, सॉरी फोर्थ है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब देखो हमारे कितना था, डेप्ट कितना था 50,000 और इक्विटी कितना है 1 लाख। ठीक है, डेप्ट हमारा बढ़ा, हमने डिबेंचर क्या करे, रिडेम्पशन मतलब डिबेंचर वापस किए। ठीक है, तो हमारे डिबेंचर्स क्या हो गए, घट गए। तो माइनस, लेट सपोज हमने 10,000 के डिबेंचर्स रिडीम कर दिए हैं। ठीक है, अब दूसरा इफेक्ट किस पर पड़ा इसका, कैश का या बैंक का। ठीक है, तो डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं तो डिबेंचर्स हमारे कम हो गए, डेप्ट कम हो गया। ठीक है, और कैश और बैंक भी हमारा कम हो गया। इक्विटी पे कोई इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ेगा, तो 0, इक्विटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो रेशो क्या हो जाएगी हमारी, ये 40,000 डिनोमिनेटर कम हो गया हमारा ये, क्योंकि डेप्ट कम हो गया ना। रिडेम्पशन, हमने डिबेंचर इशू नहीं किए, रिडीम करें। रिडीम का मतलब जो हमने इशू किए थे उसको वापस कर दिया है। ठीक है, लोगों का पैसा जो हमने आउटसाइड लोन लिया था। और 1 लाख हमारा क्या हुआ, इक्विटी एज इट इज़ है। तो रेशो क्या बन गई, 0.4:1। तो इससे हमारी रेशो क्या थी, 0.5 थी और यहाँ पे क्या हो गई, 0.4 रह गई। तो क्या हो गई, डिक्रीज इन रेशो। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है हमारा परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया है तो क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। इस परचेज टू क्रेडिटर, ना हमारी डेप्ट पे इम्पैक्ट हो रहा है इस ट्रांजेक्शन का और ना इक्विटी पे। तो इससे क्या होगा, नो चेंज ऑन रेशो, नो चेंज इन रेशो। तो 3 पार्ट में हमारा कोई चेंज नहीं है रेशो पर।
और बाकी 2 पार्ट्स पर इम्पैक्ट है, ठीक है, जिससे हमारी रेशो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है। तो हमें बस ये देखना है कि जो हमारा अमाउंट है वो कम हो, हमारी जो ट्रांजेक्शन है उससे हमारे जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है उससे हमारा अमाउंट कम या ज़्यादा हो रहा है, उस ट्रांजेक्शन्स का हमारी रेशो पर कोई फ़र्क पड़ रहा है। अगर हमारे उस अमाउंट पर फ़र्क पड़ रहा है तो हमारी रेशो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज या डिक्रीज होगी, और अगर नहीं पड़ रहा है तो हमारी रेशो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद न्यू रेशो एंड क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।